हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नीट डेली 20 टेस्ट नंबर 3 के सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है? ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास कैपिटल M इज पिवोटेड एट वन एंड। इट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। ये फ्रॉम रेस्ट से रिलीज हो रहा है। सो T इक्वल टू 0 पर इसका स्पीड 0 है। इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड व्हेन इट इज इन द वर्टिकल पोजीशन? तो देखिए ये जो है सो आपका रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। इसका मास जो है m और लेंथ जो है सो l है। और यहाँ पे इसको पिवोट कर दिया गया है ताकि ये अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और यहाँ से ये नीचे जाएगा इधर वर्टिकल पोजीशन में। ये कुछ ऐसे जो है सो वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा इस तरह से। T इक्वल टू 0 पर ये यहाँ पर है और T इक्वल टू T पर ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है T इक्वल टू 0 पर इसका स्पीड क्या है? रेस्ट है। तो इसका लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड ये दोनों ही 0 है। यहाँ पर इसका एंगुलर स्पीड कितना है यही क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, यही हमें बताना है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा लें। देखिए जब ये यहाँ पर है, इस डायरेक्शन को हम कुछ अपना रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस लाइन किस लिए? पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। यहीं से इसी लाइन के रेस्पेक्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। फिलहाल इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0। ये मास जो है इसका सेंटर ऑफ मास पर होगा और जब यहाँ से इस पोजीशन में आएगा तो सेंटर ऑफ मास जो है वहां से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और ये डिस्टेंस कितना है? ये है L/2, इधर भी L/2 है। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से उतर के L/2 नीचे चला आया। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mg L/2 वो भी माइनस में है। तो इतना लॉस हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, तो वही होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस कितना हुआ? अभी तो बताया कि यहाँ पर इसका मास है m g और हाइट, ये वाले जो हाइट जो है नीचे उतर गया है तो इतना लॉस हो गया L/2। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? केवल एक ही एनर्जी है इसके पास, रोटेशनल, केवल रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट तो कर नहीं रहा है। हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये दो खत्म हो गया और आप तुरंत जो है सो निकाल सकते हो कि ओमेगा आपका आ गया mg/L/I। m कैपिटल है और स्क्वायर रूट हो जाएगा। यही आपका आंसर है। लेकिन आपका आंसर इसमें मैच नहीं करेगा भी। ऐसा इसलिए क्योंकि I का जो वैल्यू है वो हमने रखा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसका I के कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ये रोटेट कर रहा है एक इंड के अबाउट। ये जो रॉड है यदि इसका सेंटर ऑफ मास से होकर यदि रोटेट करता तब जो है सो इसको हम कहते हैं मास L²/12। इस इंड के अबाउट में यदि रोटेट करेगा तो ये होगा ml²/3। यहाँ वही कैसे है, ml²/3 वाला एक इंड के अबाउट में ये रोटेट कर रहा है। तो इसको सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपका आंसर आ गया mg/L। I की जगह पर लिखेंगे ml² और 3 नीचे से चला गया ऊपर में और m खत्म, एक तो L खत्म, जो बच गया सो आपका आंसर 3g/L। यही है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3g/1। तो इस तरह से आप इसको बहुत इजीली 2 लाइन में बना सकते हैं। आप चाहो तो पूरा काइनेमेटिक्स यूज करके भी बना सकते हो, उसमें इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा लेकिन वो लंबा होगा। और लंबा वाला हम क्यों चूज करें, शॉर्ट वाला चूज करेंगे, ये इजीली बन गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज एट रेस्ट। ओके, रेस्ट मतलब कि T इक्वल टू 0 पे इसका स्पीड 0 है। ऑन ए फ्रिक्शनल हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये आपका टेबल रहा और फ्रिक्शनल टेबल है। इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M। ये बुलेट ऑफ मास स्मॉल m इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली इनटू द ब्लॉक
ये रहा बुलेट, ठीक है, और ए किस स्पीड से फायर किया गया है, v से। इसका मास दिया है क्या, हाँ स्मॉल m, इसका मास है स्मॉल m। इसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है, और फायर करने के बाद में क्या हुआ, वो इसमें जाके ये हो गया। अलग से पिक्चर में दिखा देते हैं, ये टेबल फिर यहाँ पर है, ये जो है इसके अंदर में चला गया बुलेट, राइट। ये आपका मास है, ये स्मॉल मास यहाँ है, ये चला गया, और सब मिलकर साथ में चलेगा। उसके बाद उसका स्पीड मान लेते हैं कैपिटल भी, एंड रिमेन्स इम्बेडेड इन द ब्लॉक। इसमें जो फायर किया बुलेट जो है सो इस ब्लॉक में गया और उसमें इम्बेडेड है, उसमें फंस गया। अब उसके बाद दोनों साथ में चलेगा, दोनों साथ में चल रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। और ये फ्रिक्शन लेस है, मैं सोचा फ्रिक्शन है, ओके कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शन लेस है। इसका जो कंबाइंड सिस्टम का जो वेलोसिटी है कैपिटल भी, वो आपको बताना है। बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर सिंपली कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा लीजिए। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी नहीं मोमेंटम लगाएंगे फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये लगाएंगे। तो ये लॉ कब लगता है, ये लॉ तब लगता है कि जब जिस डायरेक्शन में हम इसको लगा रहे हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगना चाहिए। बताइए ये दोनों पर कोई फोर्स लग रहा है, आप बोलोगे एस लग रहा है, ग्रेविटी लगा रहा है इस पर फोर्स, और यहाँ पर तो ग्रेविटी भी लगा रहा है एक, और ये भी लगा रहा है, तो नेट फोर्स तो इस पर जीरो हो गया, लेकिन इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो हम क्या है, कैसे कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, हम जो लगा रहे हैं वो एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, वो कौन सा है, जीरो। जो ग्रेविटी लग रहा है वो नीचे लग रहा है ग्रेविटी, राइट, एक्स डायरेक्शन में तो लग नहीं रहा है। और हमें जो बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स का, जब इसको हिट करेगा तो दोनों एक दूसरे पर जो है एक्शन रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो इंटरनल फोर्सेस है। ये जो हमारा सिस्टम है, वो अभी सिस्टम हमारा बुलेट प्लस ब्लॉक, m प्लस m, कैपिटल M, ये हमारा सिस्टम है। इस पर कोई और थर्ड पार्टी फोर्स लगा रहा है क्या, ये यदि दोनों आपस में फोर्स लगा रहा है तो इंटरनल फोर्स है। और यहाँ पर हमारा न्यूटन्स लॉ के मुताबिक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी इसका मोमेंटम चेंज होगा, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, हम इसलिए लीनियर कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियली बिफोर इसको कोलिजन के, बिफोर हिटिंग के, जो मोमेंटम है वही बाद में है। और शुरू में कितना मोमेंटम है, इसका मोमेंटम कितना है स्मॉल m भी, इसका मोमेंटम कितना है कैपिटल M, और स्पीड है जीरो, तो जीरो हो गया। बाद में दोनों साथ में चल रहा है, किस स्पीड से, कैपिटल V से, कैपिटल V निकालना है, कैपिटल V आ गया, स्मॉल m भी बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सही आंसर है। तो ये काफी आसान है, जस्ट कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r with speed v, its speed increases at a rate of 80। ये देखिए इधर ये चल रहा है इसके अलोंग दिस सर्किल, और यहाँ पर इसका स्पीड कुछ होगा, v दिया है, लेकिन वो ये भी बोल रहा है कि इसका स्पीड सेम नहीं है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, किस एक्सलेशन से, 80 से, t फॉर टेंजेंशियल एक्सलेशन से वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सलेशन, जो नेट एक्सलेशन है वो कितना होगा। तो देखिए एक एक्सलेशन जो है इधर है 80, और दूसरा एक्सलेशन जो है वो इधर है, उसका नाम हम कहते हैं AC, ये सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके पास एक एक्सलेशन होता है, वो होता है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, और जिसका वैल्यू होता है v² बाय रेडियस उसका, यहाँ पर r रेडियस है ये, तो ये यहाँ पर आपके पास है 80, इसने दे दिया है। टोटल एक्सलेशन कितना होगा, नेट एक्सलेशन, ये दोनों का वेक्टर है, तो दोनों का वेक्टर सम निकालेंगे। ये देखिए ये सम हो गया, ये दोनों का सम निकालना है, कौन सी बड़ी बात है, दो वेक्टर दिया हुआ उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम सम निकाल सकते हैं। जो कि आप रिजल्टेंट जो वेक्टर है कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर रूट ओवर दो वेक्टर है p² प्लस q² प्लस 2pq कॉस थीटा, थीटा जो है सो एंगल है p और q के बीच में। यहाँ पर दो वेक्टर है, एक है 80 स्क्वायर q², दूसरा है AC स्क्वायर
दोनों के बीच का एंगल 80 टाइम्स AC, और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो ये खत्म हो गया, ये टर्म ही जीरो हो गया। या फिर यहाँ पर डायरेक्ट आप देख के कर सकते हो कि ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्टेंट जो है वो होगा स्क्वायर रूट ओवर 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC की वैल्यू रखिए और आपका आंसर। तो ये जो यहाँ पर एक्सलेशन है टोटल एक्सलेशन इसको कह रहे हैं, इसी को हम टोटल एक्सलेशन बोल रहे हैं। उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 80 स्क्वायर, और AC की जगह पर लिखेंगे V स्क्वायर बाय R का होल स्क्वायर। यही वाला आपका आंसर होगा। ये देखिए V स्क्वायर बाय R का होल स्क्वायर 80 स्क्वायर, दोनों 90 डिग्री पर है, इसलिए ये वाला आंसर होगी आपका। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है क्या है कि यहाँ पर डायमेंशंस पूछ रहा है। डायमेंशंस, मास में कितना डायमेंशन है, लेंथ का क्या डायमेंशन है, और टाइम का कितना डायमेंशन है, फॉर कौन सा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इसके लिए पूछ रहा है। कहाँ से आता है एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? स्टोक्स फार्मूला से, स्टोक्स लॉ से। क्या कहता है स्टोक्स लॉ? ये कहता है कि यदि आप किसी विस्कस मीडियम में हो, कोई भी मीडियम है विस्कस है, विस्कस मतलब आप ये सोच सकते हो कि ये फ्रिक्शन है इन फ्लूइड्स डायनेमिक्स। कोई भी फ्लूइड जो चल रहा है, लिक्विड जो चल रहा है, तो लिक्विड में जो फ्रिक्शन लगता है, जैसे सॉलिड पर आप किसी ब्लॉक यहाँ पर रख दीजिए, सॉलिड है, इस पर ब्लॉक रख के इसको चलाइए तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सेम फ्रिक्शन फोर्स है लेकिन लिक्विड के लिए। यहाँ सॉलिड सॉलिड के बीच है वो नहीं, ये लिक्विड और इस मटेरियल के बीच में है। जैसे कि मान लीजिए एक जार में आप हनी रख लीजिए, हनी बहुत विस्कस होता है, ठीक है, या फिर पेंट ले लीजिए, या दही भी ले लीजिए, घी ले लीजिए, वो सारे विस्कस है, और हनी बहुत द बेस्ट विस्कस है, घी भी वैसे ही विस्कस है, राइट। तो उसमें जो है सो आपको ऑब्जेक्ट को गिराइए यहाँ पर, तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, वही फ्रिक्शन फोर्स को हम कहते हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ पर दिया जाता है, उसको विस्कस फोर्स कहते हैं, V फॉर विस्कस। वो दिया जाता है स्टोक्स लॉ से, और वो है यदि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो यदि बहुत बढ़िया रहे, मान लीजिए सॉलिड है, स्फीयर है, तब हम इसको लिखेंगे 6 पाई R ईटा V। ये 6 पाई तो कांस्टेंट है, R जो है इसका रेडियस है, स्फीयर होना चाहिए, ईटा ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये दोनों के बीच का जो प्रॉपर्टी है सॉलिड और मेनली लिक्विड का प्रॉपर्टी है, उसका विस्कोसिटी कहते हैं। और भी किस स्पीड से जा रहा है वो है, स्पीड पर भी डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा स्पीड पर डिपेंड करता है, यूजुअली हवा में, ठीक है। तो यहाँ से आप ईटा निकाल सकते हो, ईटा हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ये फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, इसलिए हम भी लिखे हुए विस्कस फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं कहते। और इधर 6 पाई का तो कोई डायमेंशन है नहीं, फिलहाल लिख देते हैं R भी। तो इसका डायमेंशन निकालना है तो इसका डायमेंशन निकालना है, इधर बढ़ जाते हैं। तो ईटा का डायमेंशन क्या है आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये फोर्स का डायमेंशन क्या होता है MLT-2। 6 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं है, लेंथ का डायमेंशन L, और ये भी वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन LT-1। मास का डायमेंशन 1 बच गया, एक तो L तो चला गया, एक L नीचे बच गया, और T एक तो A बच गया, ML-1 T-1। मास में इसका डायमेंशन 1 है, लेंथ में इसका डायमेंशन -1 है, और T में इसका डायमेंशन -1 है। तो आंसर आपका हो गया ML-1 T-1। वैसे आपको याद रखना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार रिपीट कर देता है। तो मास में 1, लेंथ और टाइम में -1 करके इसका डायमेंशन है। और नहीं तो आप इस फार्मूला को, स्टोक्स जो लॉ है उसको याद रखिए और यहाँ से तुरंत निकाल सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बॉडी स्लाइड्स डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ये रहा है आपका इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और रफ है, इसमें फ्रिक्शन है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के। व्हाट इज द एक्सलेशन ऑफ द बॉडी? यहाँ पर एक ब्लॉक को रखिए, कोई बॉडी है, मान लीजिए ब्लॉक जैसा रख लेते हैं, M मास का रख लिए, और ये स्लाइड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, स्लाइड्स डाउन, ये नीचे स्लाइड कर रहा है, चल रहा है इधर, कुछ इसका स्पीड है, ठीक है। तो देखिए इसको जो जो फोर्स लगेगा वो पहले नहीं लिखते हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा ये वेट हो गया, दो फोर्सेस। तीसरा कोई फोर्स है, फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, और वो कितना होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है फिक्स्ड क्वांटिटी है, अनलाइक स्टैटिक फ्रिक्शन जिसका वैल्यू 0 और एक मैक्सिमम के बीच में होता है, ये फिक्स्ड है। जब ये चल रहा है तो इतना ही लगेगा, और उसका वैल्यू कितना होता है म्यू के एन, ठीक है। एन कितना होगा यहाँ से निकालना होगा, ठीक है।
तो देखिए mg जो है इसको हम डिकम्पोज कर देते हैं दो डायरेक्शन में। mg का ए वाला एंगल थीटा है तो ए भी थीटा होगा, तो इधर जो कंपोनेंट आया वो हो गया mg cos थीटा। ये फोर्स है, अब फोर्स के साथ में एंगल है, एंगल थीटा है, तो इस लाइन में इसका क्या कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। इधर कितना एंगल है, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो mg cos 90 माइनस थीटा मतलब mg sin थीटा। ऐसे ही तो निकालते हैं कंपोनेंट। इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है इस वैल्यू का, इसका एंगल पहले बताना होगा, तो ये हो गया a cos थीटा। इधर कितना इसका है कंपोनेंट, तो एंगल बताना पड़ेगा अल्फा, तो a cos अल्फा, ये इसका कंपोनेंट। तो इस तरह से कंपोनेंट हम निकाल लिए, तो अभी हम इसको भूल जाते हैं। अब हमारे पास इसको अलग mg cos थीटा और mg sin थीटा में रिजॉल्व कर दिए। अब इसको मत देखिए, ये दोनों मिलके है, इसको हमने डिकम्पोज कर दिया, अब यही दोनों को देखना है। तो n निकालना है तो हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें, परपेंडिकुलर टू प्लेन में, तो इंक्लाइन प्लेन में देखें कोई मोशन है क्या, मोशन नहीं है। मोशन नहीं है तो इसका मतलब है नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ, मतलब जितना अपवर्ड फोर्स है n उतना ही डाउनवर्ड फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा। ठीक है, और पैरेलल टू प्लेन देखें, पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन देखें, इधर वो मूव कर रहा है, एक्सलेशन है इसका, किसी एक्सलेशन से मूव कर रहा है, मान लेते हैं वो एक्सलेशन ए है। ठीक है, तो इधर मूव कर रहा है तो फोर्स कौन सा लग रहा है mg sin थीटा, इसको अपोजिट फोर्स लग रहा है f के। ये दोनों फोर्सेस का जो सम है उसके अंडर में ये ए एक्सलेशन से जा रहा है, तो यहाँ पर हम न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन। नेट फोर्स कितना है, चार्ज किधर रहा है इधर ना, तो उस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बड़ा होगा, mg sin थीटा ये इधर जा रहा है, माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। mg sin थीटा एफ के जगह पर म्यू एन लिखेंगे, ये देखिए म्यू एन, म्यू है म्यू के, एन के जगह पर क्या लिखें mg cos थीटा इक्वल टू एम ए। एक्सलेशन ही तो पूछा है, मास यहाँ से हर कट गया, एक्सलेशन जो है सो g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। अब इतना एग्जाम में आप निकालोगे तो काफी टाइम निकल जाएगा। इंक्लाइंड प्लेन में आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सलेशन है वो स्मूथ के लिए, जब कोई फ्रिक्शन नहीं है तो होता है g sin थीटा, और यदि फ्रिक्शन है तब आपको क्या करना है, फ्रिक्शन की अपोज करता है तो माइनस लिखे। और फ्रिक्शन यहाँ पर कितना दिख रहा है इस केस में, ये बहुत सिंपल वाला केस है, कोई और फोर्स नहीं है, इधर एफ वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा म्यू के mg sin थीटा, राइट, mg cos थीटा वाला, तो यहाँ m तो खत्म हो गया, ये g cos थीटा। ये सिंपल केस के लिए ये फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला आपसे पूछा गया यहाँ पर, g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन कभी कभी ऐसा कर सकता है कि एक फोर्स इस पर इधर लगा दे दूसरा डायरेक्शन में, फिलहाल जो है एन के ऑपोजिट में केवल mg cos थीटा है, लेकिन मान लीजिए एक फोर्स मैंने इधर लगा दिया तो उसका भी कंपोनेंट आएगा, तब उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, तब एक्सप्रेशन ये नहीं रहेगा। सो ये केयरफुल रहना है आपको। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two blocks of mass m1 and m2 are connected by a light string passing over a frictionless pulley. m1 is greater than m2, what is the acceleration of the system? ये देखिए पुली है और एक है m1 एक है m2, और ये पुली जो है वो कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, पुली फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस होने का फायदा ये है कि दोनों साइड में जो टेंशन है वो सेम हो जाएगा। टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो केवल पॉजिटिव होता है, या बहुत ज्यादा होगा तो जीरो होगा, ये निगेटिव नहीं होता। टेंशन के साथ साथ में नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसा ही फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है जो पहले तो परपेंडिकुलर लगता है उस प्लेन पर जो प्लेन इसको लगाता है, और दूसरा ये भी जीरो या जीरो से ज्यादा होता है, ये निगेटिव नहीं होता है। तो टेंशन और निगेटिव नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों एक ही तरह का है, निगेटिव नहीं होते हैं। यदि ये लूज हो गया तो टेंशन जीरो है, और जब तक टाइट है तब तक टेंशन पॉजिटिव है। और टेंशन हमेशा जो है सो अपोज करता है कांटेक्ट पॉइंट का। देखिए यहाँ पर कांटेक्ट है, उसको अपोज किया, यहाँ पर कांटेक्ट है, अपोज किया, यहाँ पर कांटेक्ट है, इसको अपोज किया, ये टेंशन।
तो फ्रिक्शनलेस होने की वजह से टेंशन जो है सो दोनों तरफ सेम हो गया। अब इसका क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, M1G, इसका M2G, ठीक है। और दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इसने कहा कि M1 बड़ा है, तो कॉमन सेंस कहता है कि हमारा ये इसका एक्सलेशन नीचे है, मैंने ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। यदि आपने इसको गलती कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तो कोई फर्क नहीं, मैथमेटिक्स आपको सही आंसर दे देगा, ए का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। अब दोनों का जो है सो यहाँ पर इक्वेशन लिखिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन, यही फॉर्मूला है, इसी को यूज करना है, ठीक है। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, दो फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन ऊपर में और mg नीचे, नीचे जा रहा है तो नीचे वाला पहले लिखेंगे, m1g माइनस टेंशन, मास इसका m1 है, एक्सलेशन इसका a है। m2 के लिए सेम काम करते हैं, ये वाला m2, ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन पहले लिखेंगे, जिधर जा रहा है उधर का फोर्स जब बड़ा है तभी तो ऊपर जा रहा है, जाने से वो बड़ा नहीं हो जाता, ऊपर में एक्सलरेटेड है इसीलिए उधर का फोर्स ज्यादा है, वरना यदि एक्सलेशन 0 रहेगा और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा तभी तो ऊपर ही जाएगा। तो T माइनस M2G इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन। अब ये दोनों इक्वेशन आपके पास है, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए टेंशन आपसे पूछा है नहीं तो ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करने पर आ गया M1 माइनस M2G इक्वल टू M1 प्लस M2A, और यहाँ से आपको एक्सलेशन मिल गया। ये बहुत ही सिंपल केस है और इस केस के लिए आपको इतना दो ठो इक्वेशन लिखने का जरूरत भी नहीं है। आपका आंसर हो गया ये वाला M1 माइनस M2, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि इसको उतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हो इसे। आप जो अपना सिस्टम कंसीडर कर रहे हो वो दोनों को एक साथ में सिस्टम कंसीडर करो, M1 प्लस M2, ठीक है। ये देखिए M1 और M2 को जब एक साथ हम कंसीडर करेंगे तो टेंशन भूल जाएंगे। हम इस पर देख रहे हैं फोर्स नीचे लग रहा है ये वाला, और इस पर फोर्स इधर लग रहा है, लग तो दोनों नीचे लग रहा है, लेकिन हम रस्सी की तरफ सोचे इसको ऐसे कि ये हमारा एक है ब्लॉक है और ये हमारा दूसरा ब्लॉक है, इस पर फोर्स जो है सो M2G इधर है और इस पर फोर्स M1G इधर है, और ये दोनों को हम एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, चल रहा है इधर, दोनों सेम एक्सलेशन से चल रहा है। तो बहुत सिंपल हम कह सकते हैं कि इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है, M1G माइनस M2G, तो एक्सलेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और मास इस सिस्टम का मास M1 प्लस M2, और नेट फोर्स कितना है M1G माइनस M2G, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसको सोच सकते हो कि इसको उठा के ऐसे हम रख दिए इस तरह से टेबल पे, फ्रिक्शनलेस टेबल पे, और देखिए इधर भाग रहा है, फोर्स इधर ज़्यादा है इधर कम है तो इधर भाग रहा है, तो एक्सलेशन तुरंत कर सकते हैं कि नेट फोर्स जो है M1G माइनस M2G है डिवाइडेड बाय मास, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ऐसे इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बॉडी परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, इफ दिस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ई, एम्पलीट्यूड इज ए, मान लीजिए यहाँ पर जो है सो ये है मीन पोजीशन, इसके अबाउट चाह रहा है, ये है आपका एक्स इक्वल टू ए, ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है, ए जो है सो एम्पलीट्यूड हो गया, और टोटल एनर्जी इसका जो है सो ई दिया हुआ है, ये जो है सो सम है काइनेटिक एनर्जी का और सम है पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का सम है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज एक्स इक्वल टू ए बाय 2, इस पॉइंट पर कितना है इसका पोटेंशियल एनर्जी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो ई लिखा हुआ है ये सम है काइनेटिक और पोटेंशियल का, राइट। इस पॉइंट पर जो है, ये पॉइंट पर, ये नहीं लिखेंगे, पी पॉइंट पर जो है, पी पॉइंट पर इसके पास एक ही तरह का एनर्जी है, केवल पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक तो 0 है और पोटेंशियल जो है वही टोटल एनर्जी है। तो इस टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं जस्ट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, ए, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ टोटल आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि हमें के का वैल्यू पता चल गया, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू पता चल गया। अभी रहने देते हैं, इसको यूज कर लेंगे नेक्स्ट टाइम में जो है सो इस यहाँ पर कितना पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछा है,
पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल टू ए बाई टू पर कितना होगा। फार्मूला तो सेम है, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू ए बाई टू रखेंगे, ए बाई टू होल स्क्वायर, हाफ के ए का स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर बाय फोर। देखिए फोर को अलग कर लीजिए तो आपके पास जो आया हाफ के ए स्क्वायर, और ए वाला आप यहाँ से देख के हाफ के ए स्क्वायर कितना है ई, वही वैल्यू रखते हैं, ई रख दिए बाय फोर, यही आपका आंसर है, ई बाय फोर, ऑप्शन नंबर टू, ये आपका आंसर। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड वी नॉट एंड एंगल थीटा। कुछ ऐसे है, इनिशियल स्पीड है u, एंगल है थीटा, विद हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज बिटवीन of the particle between the point of projection and the highest point of its trajectory, ये हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। यहां पर इसका स्पीड जो है कुछ, वेलोसिटी, स्पीड नहीं वेलोसिटी कितना है u cos थीटा, राइट, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसको यदि हम डिकम्पोज करें या फिर कहिए रिजॉल्व करें इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसको x कहते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन जिसको हम y कहते हैं, तो इधर इसका कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, जिधर एंगल है उधर cos थीटा, u cos थीटा, इधर कितना होगा u cos ए वाला एंगल, ए वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो u cos 90 माइनस थीटा मतलब u sin थीटा। ये दो कंपोनेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है दूसरे पर, क्योंकि 90 डिग्री पर। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जो ऊपर में है वो हो गया जीरो, उसको हटा देते हैं, और इधर जो है सो u cos थीटा है, ठीक है, यही वेलोसिटी है। तो हमें क्या पूछना है, बताना है, हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर जो है सो एवरेज निकालते हैं। अब देखिए ये यू कॉस थीटा, इधर तो हर जगह कहीं भी जाइए आपको हर जगह यू कॉस थीटा ही मिलेगा, तो उसका एवरेज क्या है, यदि आप नंबर लीजिए बार बार 10 10 10 10 10, एक 100 बार लीजिए चाहे 1000 बार लीजिए, उसका एवरेज क्या आएगा 10 ही आएगा। तो ये कांस्टेंट इसका स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में जो इसका एवरेज है वो क्या होगा, सिंपली यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में जो है उसका एवरेज क्या होगा, वाई डायरेक्शन में टाइम के साथ ही कैसे चलता है, इसका स्पीड कैसे बात चलता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये हम y के लिए लगा रहे हैं क्योंकि एक्सलेशन y में है। वी वाई इज इक्वल टू शुरू में कितना है u साइन थीटा माइनस जी टी, टाइम के साथ में ये लीनियर है, ये लीनियर, तो इसका लीनियर का एवरेज निकालना काफी आसान है। इस पॉइंट पर जो है सो उसका वैल्यू बताइए और इस पॉइंट पर वैल्यू बताइए, इसको हम कहते हैं ए बी सी पॉइंट, ए और सी पर है, तो वेलोसिटी का जो है कंपोनेंट ए पर बताइए, और वेलोसिटी जो है इसका कंपोनेंट सी पर जो है, दोनों को बताइए, दो से दो डिवाइड कीजिए, वही इसका एवरेज है। यहाँ पर कितना है यू साइन थीटा, यहाँ पर कितना है सी पर, वो तो रुक गया है, वर्टिकल कंपोनेंट कि जो भी है ओरिजेंटल कंपोनेंट है। तो इस तरह से ये दोनों का आपको मिल गया एवरेज, एक्स कंपोनेंट का मिल गया, वाई कंपोनेंट का मिल गया। आपसे जो पूछा है वो एवरेज वेलोसिटी पूछा है, उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, राइट। तो उसको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, एक्स में जो हो रहा है वाई में जो हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी हम कैसे निकालते, वेलोसिटी हम निकालते ऐसे ही ना, यू एक्स, ये यू क्यों लिखे हैं भी, ये हम भी लिखना चाहिए था ना, भी ठीक है ज्यादा ना, भी मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है भी कॉम्पोनेंट भी प्लस वी वाई, इसका एवरेज निकालना है तो इसका एवरेज ले लेते हैं, इसका एवरेज ले लेते हैं, या फिर एवरेज को ऐसे दिखाते हैं, ये यू वी एक्स कितना है यू कॉस थीटा, वी वाई कितना है देखिए निकालें यहाँ पर यू साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है, कहीं पर होगा देखिए।
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब आएगा आंसर। पहले देखिए यहाँ भी यू स्क्वायर है, यहाँ भी यू स्क्वायर है, हम यू बाहर कर लिए। ये कॉस स्क्वायर थीटा हुआ और ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आपका आंसर जो है या तो साइन में लिखिए या कॉस में लिखिए, दोनों में नहीं लिखना है। ठीक है, तो कॉस को हम कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है। ये एक पूरा रुपया है, ये आधा रुपया है, तो घट के आधा रुपया आ गया साइन बड़ा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ऑप्शन तो मैच नहीं किया साइन वाला, यहाँ प्लस है तो कॉस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। वन माइनस ये हाफ हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस हाफ ये हो गया हाफ, माइनस माइनस प्लस हाफ कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बाहर कर सकते हैं u बाय 2 स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं ये भी नहीं आया, +3 कॉस स्क्वायर थीटा है। मैंने मिस्टेक किया है, और मिस्टेक क्या किया है वो देखिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मैंने यहाँ 2 लिखा है, तो एक्स्ट्रा हाफ लिखना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा हाफ लिखना पड़ेगा, और ये तो गलत भी हो गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 है, तो ये हो जाएगा -3/4 हो जाएगा ये। तो 3/4 है, ये 3/4 है, और ये हो गया 1 माइनस 3/4, सो 1/4 यहाँ पर आया, और इधर हो गया +3/4, ये 3 यहाँ आ गया और ये 4 होगा, इधर 4 बाहर चला गया u/2 बन के, और ये 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप इसको अपने से कर सकते हो, ये आपका आंसर हुआ। ऐसे आप इसको बना सकते हो। इसको बनाने का और भी तरीका है, यदि आपको पसंद नहीं आया मेथड, जैसे कि मैंने बताया, इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एवरेज जो है सो निकालने के लिए हमने कहा एक्स कंपोनेंट जो है उसका एवरेज निकाल लिए और वाई कंपोनेंट का एवरेज निकाल लिए। चूंकि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, तब हम इसका एवरेज ऐसे लिख सकते हैं। ये यदि मेथड पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा मेथड बता देते हैं। और ये मेथड बहुत ही जनरल मेथड है। यहाँ पे स्पीड u है, एंगल थीटा है, और इस पॉइंट पर बोला है यहाँ पे स्पीड है u cos थीटा। ठीक है, हम कैसे निकालते हैं कोई चीज, यहाँ एवरेज वेलोसिटी बोला ना, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ऐसे निकालना होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, ये है हाइट और ये है रेंज का आधा। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा ABC, AC, AC है डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड जस्ट निकाल रहे हैं, और टाइम जो लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, T/2। T जो है सो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहाँ A से B तक जो टाइम लगता है उसका आधा है, यही बात। अब AC कितना है, AC जो है इसको यदि D बोल दें तो AD जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AD² + CD², 2 ऊपर ले गए टाइम T। अब सबका वैल्यू निकालिए, 2/T। AD क्या है, AD R/2 है, R है सो रेंज है यहाँ पर, और H जो है सो हाइट है। सबका वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सबका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, ये होता है 2u sin θ/g। R का वैल्यू कितना होता है, R का वैल्यू होता है 2u² sin θ cos θ। आपने पढ़ा होगा u² sin 2θ, sin 2θ को एक्सपेंड कर दिए बाय g, इतना हुआ। अब उसको 2 से डिवाइड करना है, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसका स्क्वायर लेना है, प्लस h कितना होता है, h होता है u² sin² θ/2g।
उसका भी स्क्वायर करना होगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये दो दो खत्म हो गया, जी चला गया ऊपर, जी बाय यू साइन थीटा। और यहाँ पर जो है सो देखिए यहाँ 2u², यहाँ भी है u²। पहले तो दो दो खत्म कीजिए, u² बाय जी यहाँ भी है, u² बाय जी यहाँ भी है, और उस सबका स्क्वायर है, बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका u² बाय जी। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और कुछ बचा, जी तो बाहर ही कर लिए, u² बाहर ही कर लिए। यहाँ क्या बचा, दो बचा हुआ है तो 4 हो गया, ये u² जी चला गया, साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से बाहर कर ले, ये जी खत्म हो गया, एक तो u भी खत्म हो गया, u बाय साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ से बाहर कर लेते हैं तो हो गया साइन थीटा इधर बाहर चला आया, और आपको यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 4। साइन थीटा खत्म, ये बचा u, और ये आपका सिंपल जो है सो ये ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए बेहतर है। साइन स्क्वायर थीटा, 4 इधर बाहर निकल के 2 बन गया, और एक कॉस स्क्वायर थीटा जो 4 है, एक कॉस स्क्वायर थीटा हम साइन के साथ क्लब कर देंगे, 3 तो इधर रखे, एक इसके साइन के साथ क्लब कर देंगे तो ये बन जाएगा 1, राइट। और आपका आंसर, तो आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। ये जनरल फार्मूला है, और जो शुरू में बताया था वो थोड़ा ज़्यादा इजी मुझे लगा कि जल्दी बनेगा। ये आपका आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्कुलर मोशन का ये क्वेश्चन है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नहीं सर्कुलर डिस्क है ऑफ मास m एंड रेडियस r जो रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। ओके, ये देखिए आपका डिस्क है और ये आपका एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट में ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ये डिस्क है, रिंग नहीं है, विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, ये पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज जेंटली प्लेस्ड एट इट्स रिंग, एकदम लास्ट में यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल जिसका मास m है उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया गया। व्हाट इज द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताइए, इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है क्या, एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है क्या। एक तो इस देखिए टॉर्क कौन लगाता है, फोर्स, एक फोर्स जो है यहाँ से लग रहा है इसका कैपिटल एम जी, लेकिन ये एक्सिस को टच कर रहा है ना, जो फोर्स है वेट जो इसका है वो एक्सिस को टच कर रहा है तो टॉर्क नहीं लगाएगा। इसका क्या हाल है, देखिए इस पर जो ऑब्जेक्ट है एम उस पर तो कोई टॉर्क लग नहीं रहा, मैंने कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक नीचे इस पर एम जी है, और ये तो चुपचाप रुका हुआ है ना, मैंने कम से कम वर्टिकल डायरेक्शन में रुका हुआ है, तो नेट फोर्स 0 है, तो उस पर वो इस पर कोई टॉर्क नहीं लगाएगा क्योंकि फोर्स ही 0 हो गया, ये भी टॉर्क नहीं लगाया, तो इसकी वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन लगा इस पर वो क्या टॉर्क लगाएगा, वो भी नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई सेफ्ट होगा। वैसे हवा में तो ये नहीं ना रोटेट कर रहा है, कोई सेफ्ट होगा उसी पर रोटेट कर रहा होगा, तो इसको बैलेंस कर लेगा सेफ्ट। तो ये टॉर्क नहीं लगाएगा। मान लीजिए टॉर्क लगाने की भी कोशिश करेगा तो किसको डायरेक्शन किधर होगा, आप टॉर्क देखिए दाहिना हाथ लीजिए, ये आर जो है उधर जाइए, आर क्रॉस एफ कीजिए, तो आपका टॉर्क का डायरेक्शन दिखा रहा है हॉरिजॉन्टली, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, अपने ऊपर से नीचे जाने का कोशिश करेगा, वैसा तो नहीं हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घूम रहा है। इस एक्सिस में इधर मैंने कि कोई भी टॉर्क ऐसा नहीं लग रहा जो इसको सपोर्ट करे, इस मैंने वर्टिकल डायरेक्शन जो है उसके अबाउट घुमाने का कोशिश करे, वो 0 ही है, वर्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है इसको घुमा सके, मैंने इस एक्सिस के अबाउट की हम बात कर रहे हैं, ये एक्सिस को हम कह देते हैं पी क्यू, जो पी क्यू पर लगाए वो जो टॉर्क 0 है। पी क्यू पी इस पर जो टॉर्क लगाने के लिए क्या करना होगा, आपको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा या इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो टॉर्क ही नहीं है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम जो है सो कंजर्व रहेगा। तो फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है, क्योंकि
कम से कम इस डायरेक्शन में तो कंजर्व है ना। तो ये शुरू में जो एंगुलर मोमेंटम था वही बाद में है। एंगुलर मोमेंटम शुरू में कितना लेते हैं, आई ओमेगा। आई जो है सो तुम आपका डिस्क का है, और बाद में आई चेंज हो गया, ये डिस्क प्लस मास जो है वो हो गया, ओमेगा भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ओमेगा प्राइम जो है कितना है वही पूछा है आपसे। तो ओमेगा टाइम्स आई डिस्क का, और डिस्क प्लस स्मॉल मास जो है उसका बताना है। डिस्क का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपने जिस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। यहाँ पर ये दोनों को ऐड कर देंगे। पहले तो डिस्क का लिखते हैं, और ये स्मॉल मास जो है इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं वो कितना लिखेंगे, एम आर स्क्वायर। आर जो है तो इस एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है, जो कि यहाँ पर कैपिटल आर है, स्मॉल एम आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आपका आंसर ये है आपका एम आर स्क्वायर बाय 2 ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है सो 2 ऊपर चला गया और नीचे में आ गया एम प्लस 2m आर स्क्वायर। आर स्क्वायर खत्म, 2 भी खत्म, तो आपका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ओवर एम बाय एम प्लस 2m। ये देखिए ओमेगा से छोटा है, तो कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो अपने आप इसको एक्सलेशन स्पीड कम होना ही चाहिए। ये देखिए मास है यदि 100 kg, ये 100 प्लस 2 kg और डिनोमीटर बड़ा हो गया इसलिए घट गया। तो ये आपका आंसर हो गया एम बाय 2m। मैंने स्क्वायर रूट क्यों लिखा, ओह स्क्वायर रूट तो मैं झूठ मूठ में लिख दिया ना। स्क्वायर रूट नहीं होगा, स्क्वायर रूट नहीं है, यही आपका आंसर है एम बाय 2m, एम बाय एम प्लस 2m। किधर है ऑप्शन नंबर 2, एम बाय एम प्लस 2m ओमेगा, ये आपका आंसर। तो यहाँ पर बहुत सिंपल, आपको इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो है सो सेम है, और एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। आई ओमेगा होता है यदि कोई डिस्क या कोई भी मटेरियल ऐसे घूम रहा है। तो पॉइंट पार्टिकल यदि होता तो आप उसको कह सकते हो, ये यही आपका टर्न हो जाता पॉइंट पार्टिकल के लिए, एम वी आर। लेकिन पॉइंट पार्टिकल नहीं है तो ये नहीं टर्न होगा, ये जस्ट केवल पॉइंट पार्टिकल के लिए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A body of mass small m is dropped from a height h. If the air resistance is negligible, what is the work done by gravity on the body when it reaches the ground? ये देखिए ग्राउंड है आपका, यहाँ से इसको छोड़ दिया, आ गया यहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया, हाइट है h। क्वेश्चन क्या है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है। वर्क डन कितना होता है, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स डायरेक्शन, राइट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स डायरेक्शन। इसी को आप पढ़ सकते हो एफ एस कॉस थीटा, राइट। तो फोर्स कितना लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है mg नीचे, mg। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, h। दोनों के बीच का एंगल कितना है, इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का 0 डिग्री, तो mg h। तो जो वर्क डन किया गया है वो कितना हो गया, mg h। ग्रेविटी ने कितना काम किया, mg h काम करती है। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसी को आप दूसरे तरीके से बना सकते हो। देखिए यहाँ पर इसको दूसरा तरीका ऐसे है, ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसके पास कुछ एनर्जी है, राइट, पोटेंशियल एनर्जी है। अभी 0 मान लेते हैं, ये रेफरेंस हमारा है, तो या यहाँ पर 0 मान ले, इसको रेफरेंस मान लेते हैं, इसी को रेफरेंस मानते हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, mgh है, इसको रेफरेंस माने हुए। अब देखिए क्या है कि ये जो mg है, ग्रेविटी जो है, ये एक कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है।
और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में यदि कोई एक्सटर्नल एजेंट काम करता है तो उसमें स्टोर्ड होता है एज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसके पास जो एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट के पास, वो इसलिए है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर किसी ने इसे यहाँ रखा है, इसलिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट जो काम करता है कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में, वो उसमें स्टोर्ड होता है एज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यदि कंजर्वेटिव फोर्स खुद काम करे तो, यदि खुद काम करे तो वो एनर्जी कम हो जाएगा। एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, और यदि ये कंजर्वेटिव फोर्स अपने काम करे तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो इस केस में ग्रेविटी है, वो जो काम करेगा वो होगा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो घट जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो घटा कितना, शुरू में है यू आई और बाद में है यू फाइनल, ये यू फाइनल। जब यहाँ पर बॉल आ गया तो इसके पास एनर्जी कितना है, पोटेंशियल बना है 0। तो शुरू में है एम जी एच माइनस 0। तो ये इसने लूज किया है, जितना लूज किया वही है उसका वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ये ऐसे भी आप समझ सकते हो, और नहीं तो सबसे आसान तो ये है ना, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स डायरेक्शन। तो ये आप निकाल सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 फॉर नीट डेली 20 और टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन। कोई डाउट हो तो आप बेशक लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।